नमस्कार। आज आपके साथ मैं कुछ मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में जानकारियां साझा करूंगा और यह एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज दिन में मैं एक यहाँ ग्रेटर नोएडा में वर्कशॉप पर गया था और किया डीलरशिप वर्कशॉप थी और वहाँ बातचीत के दौरान कुछ वो अपने क्लेम्स के विषय में बता रहे थे। तो वहाँ एक क्लेम एक साहब ने बताया कि उनके एक परिचित की गाड़ी का क्लेम बीमा कंपनी ने इसलिए रेप्यूटेट कर दिया कि जो गाड़ी चालक है, गाड़ी जब एक्सीडेंट हुआ तो हस्बैंड वाइफ दोनों थे और वाइफ गाड़ी चला रही थी और वाइफ के नाम ही गाड़ी थी। लेकिन बीमा कंपनी ने जो अपनी छानबीन की इन्वेस्टिगेशन किया जिस भी माध्यम से, बीमा कंपनी का कहना था कि गाड़ी जबकि जो महिला है जिनके नाम गाड़ी उनके हस्बैंड चला रहे थे, लेकिन बीमा कंपनी का कहना है कि ये गाड़ी को महिला जो गाड़ी मालिक हैं इंश्योर्ड हैं वो चला रही थी और उनके पास लर्नर लाइसेंस है, तो इसलिए ये क्लेम रेप्यूटेट किया जाता है। मतलब रेप्यूटेट करने को कहा है बीमा कंपनी ने। तो उन्होंने वो पुलिस में जो भी उनका जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो समझौते की कॉपी भी दिखाई, अपना स्टेटमेंट भी दिया, लेकिन बीमा कंपनी मान ही नहीं रही थी और वो अपनी जीत पे अड़ी थी कि नहीं आपका क्लेम नो क्लेम है। और यानी अगर कुल मिला के कहें तो इसमें जो एविडेंस है कि कौन गाड़ी चला रहा था वो एविडेंस नहीं था। बीमा कंपनी का कहना था कि गाड़ी जो गाड़ी मालिक है इंश्योर्ड जिन पे लर्नर लाइसेंस है वो चला रही थी और जो इंश्योर्ड है उनका कहना है कि इंश्योर्ड के हस्बैंड जिन पे वैलिड एंड इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस है वो गाड़ी चला रहे थे। तो इसी और एविडेंस उनके पास नहीं था और चूंकि जो गाड़ी मालिक है उनका स्टेटमेंट जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने बताया। वैसे ये अलग बात है, सच क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन डिस्प्यूट यही था। हाँ ठीक है, अगर इंश्योर्ड गलत बोल रहा है तो बीमा कंपनी के पास एक सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए या एक कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे इस क्लेम को डिनाई करे और वो शेयर करना चाहिए। लेकिन बीमा कंपनी ऐसा कोई एविडेंस शेयर नहीं किया और ये सब वर्बली टेलीफोनिकली वर्कशॉप के माध्यम से क्लेम को रेप्यूडिएट किया जा रहा था। तो ये तरीका गलत है और हमारे देश में ऐसा जो ये मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पे या क्लेम एडमिसिबिलिटी का डिसीजन लेने पे इस तरीके से एक तरफा बीमा कंपनी अपनी एक तरफा कई बार इलॉजिकल सोच, कई बार प्री एजम्पशन अजम्पशंस प्री अजम्पशंस के आधार पर एक तरफा सोच से निर्णय लेती है और जिसके लिए कोई भी बीमा कंपनी के पास अ, सबूत नहीं होता। जैसे तो ये एक डिस्प्यूटेड केस था। वैसे इस केस में अगर गाड़ी लर्नर लाइसेंस है, जो गाड़ी मालिक हैं और उनके साथ उनके हस्बैंड हैं और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उनके हस्बैंड पे है उस कैटेगरी का, जो अगर कार है तो एलएमवी कैटेगरी का, तो वो महिला भी चला रही हैं तो भी ड्राइवर क्लॉज का वायलेशन नहीं होता है, तब भी क्लेम एडमिसेबल ये होगा। क्योंकि जो जो भी इन्वेस्टिगेशन वाले टीम आई थी उन्होंने दोनों की जो है गूगल लोकेशन ली है, जो दोनों की एक साथ एक्सीडेंट के समय गाड़ी दुर्घटना की जगह की पर थी। तो इस नज़रिए से तो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो ये क्लेम एडमिसिबल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। खैर ये तो मैंने एक अपना आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए एक एग्जांपल बताया। ऐसी कई बार मैंने एक पीछे केस देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि साहब चालक ने शराब पी हुई थी गाड़ी चलाने के समय, जबकि चालक मना कर रहा था। तो बीमा कंपनी से इसके लिए एविडेंस मांगा गया कि सब क्या एविडेंस है, तो एविडेंस उनके पास कोई नहीं था। इस केस में जिस दिन इन्वेस्टिगेटर जो बीमा कंपनी ने अपॉइंट किया, जब वो इंश्योर्ड से मिलने उसके घर गया तो वो उस दिन उसका छुट्टी का दिन था, जो भी वीक, और उस दिन उसने अपने घर पे लिखकर यानी जो भी ये अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, तो वो उसकी छुट्टी का दिन है, वो अपने घर पे शराब पिए कुछ भी पिए, उससे ये नहीं साबित होता कि वो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ
उस दिन भी उसने शराब पी हुई थी। तो उसका क्लेम इसी सोच के आधार पर जो भी उनमें बातचीत हुई और वो क्लेम को रेप्यूडिएट कर दिया। कई बार इसी तरीके से कि गाड़ी आपकी साहब एज ए टैक्सी प्राइवेट कार है और उसको टैक्सी बता करके आप कॉमर्शियली यूज़ करते हैं और क्लेम को रेप्यूडिएट कर देते हैं। और यहाँ जब इंश्योर्ड उनसे कहता है कि साहब कोई आप इसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, तो वो एविडेंस नहीं, अधिकांश मामलों में नहीं देते, होता ही नहीं, एक तरफा सोच के आधार पे ये डिसीजन लेते हैं। इसी तरीके से कई बार कि साहब आपने ये ड्राइवर बदल दिया है, स्वैप कर दिया है, ये आदमी गाड़ी नहीं चल रहा था, जैसे वो महिला वाला केस, इस किस्म के केस आते हैं या और भी। तो मेन चीज़ ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्लेम, अगर कोई क्लेम मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम है उसको रेप्यूडिएट करना है तो वो तार्किक तरीके से करना है और विद एविडेंस करना है। ये जिम्मेदार, अगर गुड फेथ में जो भी इंश्योर्ड ने स्टेटमेंट दिया, जो बताया वो ठीक है, अगर वो सही है तो। और अगर गलत हमें उसको कहना है तो हमारे पास, यानी बीमा कंपनी से मैं कह रहा हूँ, बीमा कंपनी के पास उसके ना करने के लिए उस प्रूफ होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। आप बिना एविडेंस के किसी को गलत या उसके क्लेम को गलत नहीं कह सकते हैं। या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज़ को लेके, तो आप एक तरफा थोप नहीं सकते। और उसको कुछ बार तो कंपनी यहाँ क्लेम के लिए फ्रॉड तक का शब्द इस्तेमाल करती है इंश्योर्ड के लिए, तो ये फ्रॉड भी कहना गलत है। तो आज मैं इस विषय को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज सुबह ही एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ा था, जो 1 साल पहले का, सितंबर 2024 का है। और वैसे ये एमएससीटी के क्लेम के विषय में है, लेकिन है कुछ बीमा कंपनी के इसी तरीके से कि जो पॉलिसी है उसको कराने वाले को फ्रॉड कहना या फ्रॉडोलेंट तरीके से पॉलिसी कराना, और बिना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के डिसीजन लेकर उसके क्लेम को खारिज करने के विषय में था ये। तो इसमें बड़ा अच्छा जजमेंट है। तो ये एक जो जजमेंट है ये है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस माया देवी के नाम से है, और ये पंजाब से रिलेटेड है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा इसके विषय में बताता हूँ, और ये इंटरेस्टिंग केस है। वैसे मैं एमएससीटी केस के बारे में पढ़ता नहीं हूँ, नॉर्मल बहुत कम चांस है, शायद ये पहला केस हो या एक दो और पढ़े हो मैंने अपने लाइफ पीरियड में। लेकिन ये बड़ा मुझे अच्छा डिसीजन लगा, और जो भी इसमें जज साहब थे उनकी बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया और न्याय किया। तो इसको मैं बताता हूँ साहब। एक मिस्टर ओम प्रकाश जी थे, और ये वर्ष 2017 की बात है। तो ये ओम प्रकाश जी इंडियन आर्मी में हवलदार थे। ये और इनकी वाइफ श्रीमती आशा देवी जी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब में कहीं जा रहे थे, जो भी, और इनका एक ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हो गया। और ये एक्सीडेंट हुआ 11 अप्रैल 2017 को, और ये एक्सीडेंट हुआ लगभग 2:15 पर दिन में। तो इसमें साहब एक्सीडेंट बड़ा तगड़ा था और बड़ा दुखद ये मतलब दुर्घटना थी। इसमें इनकी ओम प्रकाश जी की और उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई। उसके बाद साहब ये जो है जो ओम प्रकाश जी के परिवार की ओर से उनकी मदर श्रीमती माया देवी जी और उनकी बेटी निकिता की तरफ से एमएससीटी एक केस दर्ज किया गया। और एमएससीटी केस में 1 फरवरी 2018 को उन्होंने ऑर्डर दिया। उसमें ऑर्डर में साहब ऑर्डर दिया कि जो ये बीमा कंपनी है उस ट्रैक्टर की, जो नेशनल इंश्योरेंस इन्वॉल्व इन जो व्हीकल था उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए उन्होंने कहा कि साहब माया देवी को 67,50,000 रुपये आपको देने हैं, और जो उनकी बेटी निकिता है उसको 8,70,000 रुपये देने हैं एमएससीटी क्लेम के तहत। तो बीमा कंपनी ने इस सुनवाई के दौरान इसको अपोज किया था। बीमा कंपनी का कहना था कि साहब जो हमारी ये जो एक्सीडेंट हुआ ये 11 अप्रैल 2017 को हुआ, और ये 2:15 पे हुआ। और जो ये हमारी जो पॉलिसी है इस ट्रैक्टर की, ये
11 तारीख को इशू हुई, 11 अप्रैल 2017 को, लेकिन ये हुई 3:50 के आसपास, यानी एक्सीडेंट के बाद इशू हुई। तो साहब ये तो इस पॉलिसी पीरियड में ये एक्सीडेंट आता नहीं है, तो ये हमारी देनदारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बीमा कंपनी का कहना था कि साहब ये फ्रॉडुलेंट तरीके से, फ्रॉड तरीके से ये बीमा पॉलिसी क्लेम के लिए ली गई है, तो ये इनकी नीयत ठीक नहीं है, और इसलिए ये इस क्लेम को रिजेक्ट किया जाए। इंश्योर्ड वाले जो जो ये क्लेमेंट थे, ये जो ओम प्रकाश जी की जो अ, परिवार था, वो क्लेम के लिए कर ही रहे थे, और उनको वो जो ऑर्डर है वो मिल ही गया था। 67,50,000 उनकी मदर के लिए, और 8,70,000 उनकी बेटी निकिता के लिए। तो बीमा कंपनी साहब, जब ये ऑर्डर हुआ, खैर ऑर्डर इनके पक्ष में आया, तो ये इंश्योरेंस कंपनी इस जजमेंट से खुश नहीं थी। उन्होंने पंजाब हाई कोर्ट में इसको केस को लेकर गए, अपील की, और पंजाब हाई कोर्ट ने सुन के जो एमएससीटी वाल कोर्ट का डिसीजन था उसी को अपील किया, और कहा साहब ये डिसीजन सही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। तो जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की अपील थी उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। उसके बाद साहब उसके बाद साहब ये जो है बीमा कंपनी फिर भी संतुष्ट नहीं हुई, और ऊपर गई, वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में बीमा कंपनी ने फिर से अपना वही पॉइंट रखा, साहब ये पॉलिसी जो है एक्सीडेंट के बाद वही फ्रॉडुलेंट तरीके से पॉलिसी ली इन्होंने, और कवरेज ही नहीं थी, तो ये क्लेम नहीं मिलना चाहिए था। तो सब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, मतलब जो वहाँ पे जजेस थे, जस्टिस थे, उन्होंने दो सवाल पूछे, पूछे तो और भी होंगे, लेकिन जो मैंने जो उसमें पढ़े, जो आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें दो सवाल उन्होंने पूछे जो बड़े अच्छे सवाल थे। उन्होंने पूछा, वाज द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बिफोर द एक्सीडेंट? इंश्योरर का रिप्लाई, यस, द पेमेंट वाज मेड बिफोर द एक्सीडेंट एंड ए कंफर्मेशन वाज सेंट इंस्टेंटली, द पॉलिसी कॉपी वाज सेंट लेटर। तो इसमें जो जो ये 11 अप्रैल 2017 को पॉलिसी हुई, इसमें प्रीमियम एक दिन पहले दिया गया था, और उसकी रिसिप्ट भी थी इंश्योरेंस कंपनी को, यानी कि 16 तारीख को ये इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया, और इस सुनवाई में भी आ रहा था। चूंकि कुछ प्रोसेस में डिले थी, इस वजह से उस दिन पॉलिसी ना होकर नेक्स्ट डे इशू हुई। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, ये और भी इम्पोर्टेंट है, जो मेरा टॉपिक था उसी से रिलेटेड है। कैन द इंश्योरर प्रूव द पॉलिसी वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉडुलेंटली? क्या बीमा धारक ने जो पॉलिसी ली थी वो फ्रॉडुलेंटली, यानी धोखेबाजी, धोखा दे के, धोखेबाजी करके, धोखाधड़ी से ली थी? इंश्योरर, वेल नो प्रूफ व्हाट वी सस्पेक्ट। बीमा कंपनी का कहना था कि साहब हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हमें संदेह है, यानी सिर्फ संदेह या अजम्पशन, प्री अजम्पशन के बेसिस पे ये बीमा कंपनी क्लेम को रेप्यूडेट कर रही थी, ये वाला। तो ऐसा बहुत होता है, और ये चूंकि कोर्ट में था, एक आप एमए सिटी में गए, फिर हाई कोर्ट गए, और फिर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट गए, और उनके ये सवाल बहुत अच्छे थे। एक आम बीमा धारक बीमा कंपनी से पूछता था, अब आपके पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, तो बीमा कंपनी चुप होकर बैठ जाती, जवाब ही नहीं देती। इसके लिए अगर हम इस तरीके के क्लेम में आमतौर पे वर्तमान में बीमा लोकपाल ऑफिस से जाते हैं, तो वहाँ सुनवाई का स्तर बहुत ही इस समय डाउन है। वो तो शायद सवाल ही कुछ नहीं पूछते, सीधा बाद में मेल पर जवाब आता है, जो अक्सर इंश्योर्ड के खिलाफ आता है। उसमें सही गलत या रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा मायने नहीं रखते, जो मेरा अनुभव है। अगर ये केस शायद बीमा लोकपाल में होता तो बहुत मुश्किल था कि यहाँ तक कि ये नौबत आती, ये सवाल, ये सब जो दो सवाल हैं बहुत अच्छे, ये होते ही नहीं। तो इसमें जो उन्होंने टिप्पणी की जजेस ने, जस्टिस ने वो मैं पढ़ देता हूँ। द जस्टिस then stated that while fraud invalidates everything, simply uh, alleging fraud is not enough. It must be proved legally with proper evidence. The responsibility of provide
Proving the fraud should be on the insurer as they have made the allegation. The insurer could not deny the claim based on a mere allegation of fraud without any concrete proof. यानी कि without evidence, without concrete proof, allegation के आधार पे सिर्फ बीमा कंपनी इंश्योर्ड के क्लेम को रेप्यूडेट नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस माया देवी सितंबर 2024 का। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। वास्तव में हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनी इस समय अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो निजी क्षेत्र की हो चाहे सरकारी क्षेत्र की हो, बहुत कम ऑफिसेज में या बहुत कम ऑफिसर्स अकाउंटेबिलिटी का पालन करते हैं और जवाब ही नहीं देते। बट ठीक है, कोई आदमी गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इंश्योर्ड सही हैं, लेकिन आप अगर किसी के क्लेम को कह रहे हो कि नहीं साहब ये आदमी ने शराब पी हुई थी, तो उसका एविडेंस तो होना चाहिए, आपके कहने से नहीं हो जाता। या एक आदमी साहब ये गाड़ी कॉमर्शियली यूज कर रहा था एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, तो आप उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऐसे तो मनमानी चलेगी, बीमा कंपनी किसी का भी क्लेम रेप्यूडेट कर दे। और अगर एविडेंस मांगते हैं तो कभी कभी तो बीमा कंपनी जवाब भी अजीब सा देती थी। कि एक कंपनी का मैं जवाब पढ़ता हूँ जो मैंने आज ही पढ़ा है। नोट द एविडेंसेस विल बी मेड अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव फोरम्स ओनली फ्रॉम आवर एंड एज वेल। यानी अगर इंश्योर्ड ने पूछा साहब क्या एविडेंस है मेरी गाड़ी ये साहब टैक्सी की तरह चल रही थी, तो वो कह रहे हैं साहब हम किसी फोरम में आप जाएंगे तो सिर्फ उन्हीं को देंगे, यानी जिसकी गाड़ी है उसे आप बताएंगे नहीं कि आपके पास क्या सबूत है। तो ये सब बहुत ही हमारे देश में खुलेआम बहुत ही बेईमानी हो रही है जनरल इंश्योरेंस, ये मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम में, जो नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर आपको लग रहा है ठीक है तरीके से कीजिए, रूल्स रेगुलेशन के दायरे में कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और आप एविडेंस इकट्ठा कीजिए और एविडेंस के बेसिस पे क्लेम को रेप्यूडेट कीजिए। अगर इंश्योर्ड आपसे पूछता है तो आप दीजिए तो सही, कम से कम। ये थोड़ी है कि आपने एक तरफा अपने फायदे को नजरिया मानते हुए अजम्पशंस प्री अजम्पशंस के आधार पे आप किसी का क्लेम रेप्यूडेट कर दें कि नहीं साहब ये नहीं चला रहे थे, मिस्टर एक्स नहीं चला रहे थे, मिस्टर वाई चल, लेकिन मिस्टर वाई चला रहे थे तो उसके लिए आपके पास सबूत तो होने चाहिए। अभी एक साहब, अभी बीमा लोकपाल में कल ही सुनवाई हुई है, एक साहब ने बिल्कुल नई फॉर्च्यूनर गाड़ी ली, डॉक्टर साहब हैं वो, और उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई नए साल के आसपास। सिर्फ 5-6 हज़ार ही किलोमीटर चली हुई थी, 50 लाख की वो गाड़ी थी और कोने से लग गई, सामने फेंडर बम्पर ये डैमेज था शायद, जो भी लाइट 1.5 लाख रुपए का उसमें लॉस था। और बीमा कंपनी ने उस क्लेम को और अप्रूव सर्वे ने रेप्यूडेट कर दिया। उनका कहना था कि साहब हम आपकी गाड़ी को उसी दिन जिस टोल से वो गुजरी उस पे हमने जाके चेक किया तो साहब आपकी गाड़ी डैमेज दिख रही थी, जो आपने क्लेम फॉर्म में टाइम और डेट ऑफ एक्सीडेंट लिखा है उससे जस्ट पहले के उसमें। तो साहब उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो आप हमें दिखाइए साहब क्या प्रूफ है। प्रूफ के लिए साहब उन्होंने 6 महीने लगा दिए, लेकिन उन्हें प्रूफ नहीं मिला। उन्होंने कहा साहब जो वो टोल प्लाजा वाली जो एनएचआई अथॉरिटी है वो हमें वो नहीं दे रही है, तो आप हमें अपनी कंसेंट दे दीजिए उसके लेने के लिए कि हम आरटीआई से उनसे वो फुटेज ले सकें। तो इंश्योर्ड ने वो उनको कंसेंट भी दी, उसके बाद भी एनएचआई ने नहीं दी उनको फुटेज, क्योंकि एनएचआई ने बीमा कंपनी के क्लेम के लिए फुटेज को नहीं रखा हुआ है और नहीं उन्होंने दी, वो उनका इंटरनल मामला है। कि हमने अपनी कंसेंट, मतलब इंश्योर्ड ने अपनी कंसेंट बीमा कंपनी को दी। बीमा कंपनी को जब भी नहीं मिली उसके बाद भी उन्होंने इंश्योर्ड को फ्रॉडुलेंट तरीके से क्लेम लेना, फ्रॉड बताकर क्लेम को रेप्यूडेट कर दिया, जबकि बीमा कंपनी के पास तो कोई सबूत ही नहीं है। अब वो बीमा लोकपाल ऑफिस में क्लेम किया, बीमा लोकपाल ऑफिस ने सुनने के बाद कहा साहब जब सबूत ही नहीं है तो आप इंश्योर्ड से एक एफिडेविट ले लीजिए, फला तारीख को एक्सीडेंट हुआ और क्लेम दीजिए। तो अब वो बीमा कंपनी, अभी उसका वैसे डिसीजन इन रिटर्न आया नहीं है लेकिन 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ये है, तो यहाँ भी बीमा कंपनी ने बहुत ही मनमानी की और ये मनमानी करना ठीक नहीं है। लॉजिकल तरीके से क्लेम को डील करना चाहिए, लेकिन हमारे देश में बहुत हो रहा है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में जाना हर एक के बस की नहीं है। जैसे ये एमएससीटी केस था, ये एक्सीडेंट
11 अप्रैल 2017 का था और 24 में, यानी कि 3 4 7 साल में जाके उसमें उनको न्याय मिला। तो कई बार इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो लेकिन खैर, मेरा कहना ये है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए, उसको लड़िए, कोर्ट जाइए, कंज्यूमर कोर्ट जाइए, बीमा लोकपाल जाइए, जहाँ भी जा सकते हैं ज़रूर जाइए, अपनी शिकायत सही तरीके से कीजिए। अगर गलत का चलन, मनमानी गलत ज़्यादा होगा तो वो लोग मनमानी और ज़्यादा करेंगे, अगर उनका विरोध होगा तो कुछ कंट्रोल होगा। तो इसलिए गलत का विरोध करना ज़रूरी है, जिससे वो अत्यधिक ना बढ़ जाए। तो आज का वीडियो यही था, अब इसको विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।